हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 2 बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं। तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो यह उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी इसमें जो होता है F = a में बल का परिभाषा निकलता है और न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम है उसी से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। इसमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि सही दिया हुआ है, और इसका वर्ण विक्षेपण भी होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी बात सही है। यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, जो कि गलत दिया हुआ है। प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो होती है यह अपरिवर्तित होती है, चेंज नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। अगला है सीधी रेखा में गमन करने के कारण जो है यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, जो कि सही दिया हुआ है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप होता है जो हमारी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ बताना है, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो हो जाएगा यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम होता है, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, यह सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा जो होती है यह अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, और जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। चूँकि कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो कुल ऊर्जा जो होगी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। इसमें से ऑप्शन डी सही दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। एक्स किरण जो होती है यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे यहाँ पे एक्स किरण की बात की गई है, तो एक्स किरण का जो खोज किया गया था यह रोएंटजन के द्वारा किया गया था, और एक्स किरण जो है रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के सामान्य होती है और इस पर किसी तरह का कोई आवेश भी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। सबसे पहला है, बल की चुंबकीय रेखाएं जो होती है कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो कि सही दिया हुआ है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर के उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी गलत दिया हुआ है क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। उसके बाद है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में होती है, यह सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 4 यह दोनों सही दिया हुआ है। हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। तो उसमें उपयोग किया जाता है या K2Cr2O7 को यूज किया जाता है। इसी में हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है। इसका नाम याद रखेंगे, यह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला होता है K2Cr2O7 होता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एक क्रिस्टलीय आयनीकरण ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी कलर का होता है।
और पोटेशियम आयोडाइड होता है एक रासायनिक यौगिक होता है जो दवा और आहार अनुपूरक होता है, जिसका फॉर्मूला जो होता है KI होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो पहला है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें जो पहला स्टेटमेंट कथन जो है यह सही है और कारण जो है गलत दिया हुआ है। तो कथन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा और कारण जो हो जाएगा आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि ये जो सही है और आर जो इसका कारण है यह गलत दिया हुआ है। बर्फ में अपद्रव्यों को मिलाने पर उसका गलनांक जो है घट जाता है और अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि गलनांक समानतः कम हो जाता है। वही 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक या सोडा मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन का है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध आयु जो होता है, जैसे एक रेडियोधर्मी का पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो अगर 10 दिन में वह आधा होता है तो फिर वह अगले दिन में उसका भी आधा हो जाएगा। यानी जो 10 दिन में अगर 10 होता है तो 10 का आधा जो हो जाएगा 10 दिन में यह 5 बच जाएगा, लेकिन अगले दिन यानी अगले 10 दिनों में 20 दिनों में जो इसका आधा यह 2.5 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? यह बचेगा 1/4 बचेगा। 10 का 1/4 बचेगा, यानी 3/4 भाग का जो है विघटन हो जाएगा। वहीं लिखा गया है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। गलत को चूज करना है। परमाणु अविनाशी होता है, जो कि सत्य है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यह भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार यानी बेस के विषय में सही है। इसमें से सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो बेस जो होता है एक कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। याद रखेंगे कि जो क्षार होता है ये कड़वा होता है टेस्ट में और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे दोनों होते हैं। वही जो अम्ल होता है यह स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 में जंतु का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में उससे संबंधित संघ का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले एस्कैरिस जो हो जाएगा यह निमेटोडा संघ का आता है, जिसको बोलते हैं सूत्रकृमि संघ बोलते हैं। तो सूत्रकृमि संघ ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका मिलान। उसके बाद मलेरिया परजीवी जो होता है यह प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, तो प्रोटोजोआ आदि जंतु हो जाएगा, इसका मिलान 4 हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो होता है यह आता है ऑर्थोपोडा में, यानी संधिपाद संघ में आता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गाय जो होता है यह स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया में आता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। तो इसका कारण होता है वाष्पीकरण हो जाता है। याद रखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण ईथर की थोड़ी भी मात्रा जो होती है हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ईथर का उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ इत्र सफाई उत्पाद और दवा के उपयोग में भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो मनुष्य में भोजन की पाचन की जो प्रक्रिया होती है यह मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में समाप्त होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पाचन की प्रक्रिया जो होती है यह जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें 5 अवस्था होती है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर उसके बाद मल त्याग होता है। तो याद रखेंगे कि पाचन की जो प्रक्रिया होती है इसमें 5 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से
दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल जो होता है ये टेरिडोफाइटा समूह का उदाहरण है और इस वर्ग के पौधों का शरीर जो होता है जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? तो हो जाएगा कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लार जो होता है वो अम्लीय होता है। लार का जो पीएच मान होता है यह होता है 6.8 होता है। याद रखेंगे कि लार जो होती है हल्की अम्लीय होती है, 6.8 इसका पीएच होता है और यह लार ग्रंथियों से निकलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर जो है लार बनता है और इसमें लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है और लार मुंह में पीएच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है और कोशिकीय श्वसन में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो है भोजन में मौजूद जो रासायनिक ऊर्जा होती है एटीपी में चेंज हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया है यह कार्ल बेंडा के द्वारा 1898 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो डेसिमल यानी दशमलव से बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने वाली जो युक्ति होती है उसको एनकोडर कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि थाइमिन किस विटामिन का नाम है? तो थाइमिन जो है ये विटामिन B1 का नाम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। साथ ही याद रखेंगे कि विटामिन का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था फंक के द्वारा। याद रखेंगे कि फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था और यह 1912 में किया गया था। साथ ही हम लोग विटामिन के नाम भी याद रखेंगे। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन B1 होता है इसको थाइमिन बोला जाता है। उसके बाद B2 जो होता है विटामिन B2 होता है इसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। B3 जो होता है इसको बोला जाता है नियासिन या निकोटिनेमाइड बोला जाता है। उसके बाद B6 होता है, सॉरी B5 पहले आएगा। B5 जो होता है इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद जो होता है B6 होता है, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। उसके बाद होता है B7 को बायोटीन बोलते हैं। उसके बाद होता है B9 को बोलते हैं हम लोग फॉलिक एसिड। उसके बाद होता है B12, तो B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन बोला जाता है। उसके बाद विटामिन जो ई होता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और उसके बाद बोलते हैं विटामिन जो के होता है इसको फिलोक्विनिन बोला जाता है। और विटामिन डी जो होता है इसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। याद रखेंगे विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और जो के होता है इसको फिलोक्विनिन बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया स्मारक को स्तूप कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ बोरोबुदुर का मंदिर जो है 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास में बनाया गया था और बौद्ध धर्म में प्रार्थना स्थल को चैत्य कहा जाता है। और कार्ले का जो चैत्य है यह महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। नेक्स्ट है अगला है प्यूनिक युद्ध। प्यूनिक युद्ध जो है यह किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्यूनिक युद्ध जो हुआ था यह रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध जो हुआ था यह 264 ईसा पूर्व से लेकर के 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज और रोमन सैनिकों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? तो राख का साक्ष्य जो मिला है यह मिला है कुरनूल गुफा से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि राख का साक्ष्य जो मिला है यह कुरनूल गुफा से मिला है और पाषाण काल के
जो कुरनूल गुफा है वहाँ से राख के अवशेष मिले हैं और इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग जो है आग से परिचित थे और पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार जो है यह अग्नि ही माना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और हड़प्पा का जो खोज किया गया था यह किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। याद रखेंगे कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले देखेंगे इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, यह सही है। उसके बाद लड़ाई या जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही है। और इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं थी, यह भी सही है। और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, जो कि गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला दिया हुआ है स्टेटमेंट कि मौर्य शासक जो है आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है कि मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, यह भी सही दिया हुआ है। और प्रदेशों में रहने वाले लोग जो है मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी कि सभी हो जाएगा, सभी सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सबसे पहले जो है दिया हुआ है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त जो है यह नाटक से संबंधित है, तो इनका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है वराह मिहिर, तो वराह मिहिर जो हो जाएगा इसका मिलान जो हो जाएगा यह खगोल विज्ञान से संबंधित है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। और चरक जो थे यह चिकित्सा से संबंधित है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त हो जाएगा यह गणित से संबंधित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, और दोनों ही ज्योतिषी और गणितज्ञ भी थे। और आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। और आज हम जानते हैं कि आर्यभट्ट का सिद्धांत सही था। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया था और सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और कनिष्क का राजवैद्य था आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जिसका नाम था चरक, जिसने चरक संहिता का रचना किया था। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा इसमें सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 3 1 4, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गैरिसन शहर का निर्माण किया जाता था सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर के रूप में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भारत के छावनी शहर है कैंट, अंबाला छावनी, दानापुर कैंट। यस, दिल्ली के सल्तनत के महत्वपूर्ण विभाग को हम लोग याद रखेंगे, जैसे दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत जो था यह वित्त विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, और एक था दीवाने रसातल विदेश विभाग था, और दीवाने खैरात यह दान विभाग था। दिल्ली सल्तनत के इन विभागों को आप लोग विभाग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो ये हो जाएगा अकबर हो जाएगा। याद रखेंगे कि औरंगजेब का पुत्र था अकबर, इसने विद्रोह किया था और जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली थी। और यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमजोर पड़ गई थी। औरंगजेब को आलमगीर यानी विश्व विजेता के नाम से भी जानते हैं। और औरंगजेब के समय जो है इटालियन यात्री था निकोला मनुची जो है यह भारत आया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे?
तो 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज का नाम था जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था और गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज थे जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ का स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को सैनिकों के रूप में संगठित करना आरंभ किया और उनको मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया था और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का गठन किया था और सिखों को 18वीं शताब्दी में ज़्यादा सफलता मिली थी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था बिहार के पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे ईयर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है। तो हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह बोला गया था HJ खांडेकर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि बाबा साहब का महत्वपूर्ण कथन है जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक और स्टेटमेंट बोला था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। गलत को चूज करना है। पहला है इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था और साथ ही साथ उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी एकेश्वरवाद पर आधारित विश्व धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी। राजा राममोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक तथा हिब्रू भाषाएं भी सीखी थी और संवाद कौमुदी इन्होंने 1921 में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। तो यह हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन की काकोरी नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारियों द्वारा लूट से संबंधित घटना हुई, उसी को हम लोग काकोरी षड्यंत्र बोलते हैं। और इस घटना के बाद जो है कई क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था और 1925 के अंतर्गत इसमें काकोरी षड्यंत्र केस 1925 के अंतर्गत इसमें मुकदमा चलाया गया था और इसमें 4 लोग शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्लाह शामिल थे, इसके बाद रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, जिनको मृत्यु दंड सुना करके फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलिया, तमलुक और सतारा तीनों जगह पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बंगाल के तमलुक में और बम्बई के सतारा जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बनाई और सबसे ज़्यादा समय तक समानांतर सरकार जो है यह सतारा में रहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो माउंट बेटन योजना जो है यह देश के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माउंट बेटन ने मार्च 1947 में नए वायसराय बनकर भारत आया और भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने का योजना माउंट बेटन योजना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। उसके बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह अस्थायी बंदोबस्त लाया था, यह भी सही है। लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यह भी मिलान सही है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह जो मिलान हो जाएगा यह गलत हो जाएगा।
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और यह अधिनियम जो है भारत के कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी और इस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है यह डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच लाया गया था, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय हो जाएगा कि ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, इसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन हो जाएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध जो है केंद्रीय बजट है। तो केंद्रीय बजट यह हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है 112, इसके अनुसार सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट बोलते हैं। और संसद में बजट पेश किए जाने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद लोकसभा विभाग अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है और उन्हें स्वीकृति देती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस दे करके इस प्रस्ताव में प्रस्ताव पेश करता है, इस संबंध में प्रस्ताव पेश करता है और इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव या कट मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अनुसूची का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद उपबंध दिया हुआ है कि कौन सी अनुसूची किस उपबंध से संबंधित है। तो सबसे पहले है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद जो है छठी अनुसूची है। तो छठी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि छठी अनुसूची जो है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध से संबंधित है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है यह हो जाएगा अनुसूची 5। यह अनुसूची 5 में दिया हुआ है और 6 में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला है 10वीं अनुसूची, संसद के सदस्यों की निरहता से संबंधित है। तो यह जो दिया हुआ है दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा में सदस्यों की निरहता के बारे में उपबंध है, तो यह जो मिलान हो जाएगा सही हो जाएगा, याद रखेंगे। और 10वीं अनुसूची जो है यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 और 3। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन 1 और 3 सुमेलित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है। तो पहले है ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, जो कि बिल्कुल सही है। और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। उपयुक्त में से सभी स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले है गुजरात। तो गुजरात में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है यह 11 है, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्य जो है यह 12 हैं, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद बिहार है। बिहार में राज्यसभा सदस्य जो हो जाएंगे यह 16 हैं और उड़ीसा में 10 हैं, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और सबसे अधिक जो हो जाएगा, याद रखेंगे कि सबसे अधिक राज्यसभा जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ऑप्शन जो 44 है इसका हमारा मिलान हो जाएगा। सबसे पहले 2
फिर 3 1 4, 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 263 है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था और इसका गठन जो है सरकारिया आयोग की सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु कर सकते हैं। उसके बाद संबंधित राज्य के सहमति से भी होता है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी हो सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 249 है, तो अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। उसके बाद एक है अनुच्छेद 356, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत किसी राज्य को रखा गया है। उसके बाद राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, यह भी याद रखेंगे कि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित हो जाएगा कि सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों को संशोधन प्रस्तावित करती है। उसके बाद संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। उपयुक्त में से सभी हमारा आंसर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, जो कि सही दिया हुआ है, और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, यह भी सही है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। मुख्यमंत्री जो नहीं, यह राज्यपाल होता है जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब गलत दिया हुआ है। पहला जो है, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है विधानसभा का, यह सही है, और आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि जो होती है 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यह भी सही है, और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, यह भी सही दिया हुआ है विधानसभा के बारे में। अगला स्टेटमेंट है कि विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, जो कि गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा, व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तर में जो हो जाएगा सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद पटना हो जाएगा, फिर जहानाबाद, फिर उसके बाद गया हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और बिहार में जो 38वां जिला बना था, यह बना था अरवल जिला। याद रखेंगे कि अरवल जिला जो है यह 38वां जिला बना था और यह 2001 में अरवल जिला बना था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि इंटाकी या नौटंकी लिखा हुआ है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो इंटाकी नेशनल पार्क जो है यह नागालैंड में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है पंगोलक वन्यजीव अभयारण्य। पंगोलक वन्यजीव अभयारण्य जो है यह सिक्किम में है, और मणिपुर में है केबुल लामजाओ, यह एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। उसके बाद सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, खोंगजेंगमा और चिंग वन्यजीव अभयारण्य, यह सभी मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और केन वन्यजीव अभयारण्य है। वहीं त्रिपुरा में गोमती वन्यजीव अभयारण्य है और तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, उसके बाद सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, यह सभी जो है त्रिपुरा में स्थित हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 में किया गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है यह 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 17 व्यक्ति मात्र रहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह हो जाएगा बिहार में, हो जाएगा 1106 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था और नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में, निचले भागों में जो है चट्टानें पाई जाती है, कुडप्पा समूहों की चट्टानें पाई जाती है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और कुडप्पा श्रेणी की जो चट्टानें होती है यह अवसादी चट्टानें होती है और जीवाश्म रहित होती है, और इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल इत्यादि खनिज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में स्थित है। लंबोत घाटियों को हम लोग दून के नाम से जानते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? गलत को चूज करना है। सबसे पहले है कर्नाटक। कर्नाटक जो मालाबार तट है, यह कर्नाटक केरला के तट को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट बोला जाता है, यह भी सही है। और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है, यह भी सही है। उसके बाद लिखा हुआ है केरल के तट को यह कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि गलत है। कोरोमंडल तट जो है यह तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। तो भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई महाराष्ट्र में मिलती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण हुआ था यह भारत के क्रिटेशियस काल के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो यह जो है चंबल की सहायक नदी है। याद रखेंगे कि काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती, उसके बाद बनास, यह सभी चंबल नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चंबल जो है जमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कुंचिकल जलप्रपात है इसका जो ऊंचाई है 455 मीटर इसका ऊंचाई है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद जो दिया हुआ इसमें जोग जलप्रपात, इसी को बोलते हैं हम लोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पे है। और जो कुंचिकल है यह कुंचिकल वराही नदी पर स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है यह वराही नदी पर स्थित है। उसके बाद जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है। साथ ही बात करेंगे कि रकीम कुंड जलप्रपात दिया हुआ है, तो रकीम कुंड जलप्रपात इसको तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह बिहार में रोहतास पठार का जलप्रपात है और इसका ऊंचाई जो है 168 मीटर जो है मात्र है और यह गाय घाट नदी पर स्थित है। उसके बाद है केवटी जलप्रपात, तो जो केवटी जलप्रपात है यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है जिसका ऊंचाई 90 मीटर है। उसके बाद चुलिया जलप्रपात जो है वह राजस्थान चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है, इसका ऊंचाई 18 मीटर है। उसके बाद है एक वसुंधरा जलप्रपात जो कि उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक है गोकक जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में घाट प्रभा पर स्थित है। और एक है धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट में नर्मदा नदी पर स्थित है जो मात्र 10 मीटर ऊंचा है। तो इतने जलप्रपात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो
पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा, कैल्शियम, फिर सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है भूप्रपटी में। उसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.1%। उसके बाद जो है एफी यानी लोहा पाया जाता है, लोहा 5% पाया जाता है, कैल्शियम 3.6% और सोडियम 2.8% पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इस देशों में से हम लोग को भूमध्य रेखा पर स्थित देश का नाम सिर्फ चूज करना है। तो इसमें जो है कोलंबिया जो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर है। उसके बाद केन्या और कोलंबिया, यह दोनों जो है भूमध्य रेखा पर है। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश हैं। याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश स्थित हैं। इसमें शामिल है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती, यह सभी जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ है, यह बेसाल्ट लावा प्रवाह के कारण हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक उत्पादन लॉ एस का करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पॉलीबारा क्षेत्र है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जगह है जिसका नाम है पॉलीबारा। तो ऑस्ट्रेलिया का पॉलीबारा क्षेत्र जो है यह अपने लॉ एस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता अधिक पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस बायोम में दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता शामिल है, और इस बायोम के भीतर पौधों और जानवरों की बहुत सी प्रजातियां भी पाई जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द को सबसे पहले टेंसले के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे कि सबसे पहले टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र को दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसे हम लोग सीमा शुल्क बोलते हैं, और यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति यह वित्त आयोग के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है। तो नरसिम्हन कमेटी जो है यह संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नरसिम्हन कमेटी जो आया था, यह 1 जो आया था यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उसके बाद नरसिम्हन कमेटी एक 2 आया था, यह जो संबंधित है इसका गठन किया गया था 1991 में। उसके बाद नरसिम्हन समिति, सॉरी ये कमेटी है, यहाँ पे कमेटी लिखा हुआ है, एक था समिति। नरसिम्हन समिति एक आया था 91 में आया था। उसके बाद नरसिम्हन समिति 2 आया था, ये आया था 1998 में, और बैंकिंग से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि बैंकिंग सुधार से संबंधित और भी समितियाँ हैं, जैसे गायपुरिया समिति है, दामोदरन समिति है, वर्मा समिति, बिमल जलान समिति, उसके बाद चक्रवर्ती समिति, ये सभी जो हैं बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, और 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे, और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो हो जाएंगी माधवीपुरी बुच, जो तुहिन कांता से पहले थे सेबी के अध्यक्ष, वहीं माधवीपुरी बुच जो हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। अगला है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय
नियोजन समिति की स्थापना की गई थी 1938 ईस्वी में और यह की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। वहीं केसी नियोगी जो हैं, केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो कृषि के क्षेत्र में 3.8% वृद्धि का अनुमान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि 1964 में बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से पहली बार अलग किया गया था। याद रखेंगे कि 1964 में जो है बजट को आर्थिक सर्वेक्षण से पहली बार अलग किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 72 है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो 24 लाख से अधिक की आय पर 30% का टैक्स है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो नया स्लैब बनाया गया है इसके तहत 0 से 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। उसके बाद 8 से 12 पर 10% टैक्स है। उसके बाद 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स है और 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स है और 24 लाख से अधिक होने पर 30% का टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहटा में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका उद्घाटन जो है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, ट्विटर जिसका नाम अभी एक्स है, इसकी नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर यानी एक्स का नई सीईओ नियुक्त किया गया है और यह किया गया है लिंडा याकारिनो को। तो लिंडा याकारिनो, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग याद रखेंगे कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और उसके अध्यक्ष के नियुक्ति की गई है, उसके नाम हम लोग याद रखेंगे। जैसे इंटरपोल के नए महासचिव बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं वाल्डेसी उर्किजा। उसके बाद है मोहम्मद तैयब इकराम। तो मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। वही नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश जो बने हैं ये प्रकाश मान सिंह राउत बने हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग, यह कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। साथ ही याद रखेंगे कि नाटो के नए महासचिव बने हैं, याद रखेंगे नाम उनका है मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है नाटो के नए महासचिव बने हैं। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविड लेमी और ब्रिक्स के बैंक के अध्यक्ष बने हैं डिल्मा रूसेफ। उसके बाद है एक लिंडी कैमरून, यह भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है लिंडी कैमरून। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यह संबंधित है यौन उत्पीड़न, उसके बाद जो है धर्म परिवर्तन और उसके बाद जो है एंटीबायोटिक दवाओं का कम प्रयोग, यह सभी से संबंधित है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे एंटीबायोटिक दवाओं पर नहीं होगा, यह हो जाएगा यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या पर रोक, यह 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यह यौन उत्पीड़न, हत्या, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या इत्यादि को कम करना तथा इससे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करना है, इसमें शामिल किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि ऑपरेशन कामधेनु यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन यह राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया था और भारत सरकार के द्वारा किया गया था एक ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया था और ऑपरेशन मर्यादा यह उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नसीम अल बहर का जो आयोजन किया गया है यह गोवा में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने INS त्रिकंद और डार्नियन समुद्री गश्ती विमान के साथ ओमान की रॉयल नेवी के जहाज अल सीब ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अशोक हॉल का नाम बदल करके डैश कर दिया गया है? तो अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले परिवर्तित नाम को हम लोग याद रखेंगे, जैसे पोर्ट ब्लेयर जो है इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम रखा गया है। दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रखा गया है। उसके बाद कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदल करके श्री
कैवी धाम रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। उसके बाद फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित है और पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। यह सभी जो है बदले हुए नाम को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार में जो है 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि स्वर कोकिला के नाम से मशहूर है स्वर्गीय शारदा सिन्हा, इनको सम्मानित किया गया है। और एक है सुजनी कला में निपुण है निर्मला देवी, इन दोनों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कि 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है और निर्मला देवी को पद्म श्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वे किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो जो स्वप्निल कुसाले हैं यह महाराष्ट्र के हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्निल कुसाले ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि पेरिस ओलंपिक में भारत का जो ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन समारोह में यह पीवी सिंधु और शरद कमल रहे थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पियर श्रीजेश रहे थे और गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। और पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी के जैसे याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा के पुरुषों की भाला फेंक में रजत जीते थे। मनु भाकर ये भी हरियाणा की हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती थी। उसके बाद स्वप्निल कुसाले यह महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक। और अमन सहरावत यह कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि निजुत मोइना जो है किस राज्य की योजना है। तो निजुत मोइना जो है यह असम की योजना है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे निजुत मोइना योजना यह असम की हो जाएगी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है, इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है। तो बधावन बंदरगाह परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि सिपरी द्वारा हाल ही में 82 नंबर क्वेश्चन है कि सिपरी के द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। तो इसमें कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें शामिल है यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। यह सभी जो है परमाणु संपन्न देशों में शामिल है और लगभग 2024 तक परमाणु हथियारों का कुल वैश्विक भंडार जो है लगभग 12,121 है, जिसमें से लगभग 9585 जो है सैन्य भंडार में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। सही स्टेटमेंट को चूज करना है। इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जो कि सही है और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला मैथ्स है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा मैथ्स। अगर आप लोग से सोल्व नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, इसको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था यह हुआ था यूनान में। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था यूनान में हुआ था और आधुनिक काल में 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। वहीं 1924 ईस्वी के पहले तक केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, लेकिन 1924 ईस्वी में 2 वर्गों में इसे बांटा गया था, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है यह लुसान है, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं। याद रखेंगे कि ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाक हैं, जो कि जर्मनी के हैं। और जिम्बाब्वे की हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, इनको नया अध्यक्ष चुना गया है, जो 23 जून 2025 को पदभार संभाली है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 92 है,
सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि फुटबॉल से संबंधित अन्य भी ट्रॉफी है, जैसे रोबर्ट्स कप है, डुरांड कप है, मर्डेका कप है, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष मुखर्जी कप, यह सभी फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 93 है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मुद्रा की बात आई है तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल का जो मुद्रा है नेपाली रुपया है, तुर्की का लीरा हो जाएगा, फिलीपींस का पेसो होता है, उसके बाद स्पेन का यूरो होता है, मालदीव का मालदीवियन रुपया होता है और तुर्की का लीरा होता है। नेक्स्ट है, वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया यह कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को 2001 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है यह चिपको आंदोलन से संबंधित है, या 1973 के चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अशोक चक्र जो है यह पुरस्कार सैनिकों तथा नागरिकों को उनके साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। और अशोक चक्र जो है शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96 है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग को चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा वैरायटी जो हो जाएगा सही है, उसके बाद एनेक्जाइटी यह भी सही है, सोसाइटी भी सही है। यहाँ पे गेटी जो हो जाएगा यह गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह लिखा जाता है GAIETY होता है, ETY यहाँ पे TEY लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 97 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सव्यसाची जो है यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, महर्षि का संधि विग्रह है। तो महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा महा प्लस ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो बाई एडिंग विच वन इन एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। यानी एबिलिटी को ऐड करके कौन सा नया वर्ड बनाया जा सकता है? तो इसमें इन को अगर ऐड करेंगे एबिलिटी के साथ, यह हो जाएगा इन एबिलिटी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।